हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज संडे है और जैसा आप सभी को पता है हर संडे हम एक आर्मी का अग्निवीर का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है क्योंकि हमारा जो मॉडल पेपर है वो सिर्फ वीक में 2 ही बार होता है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल 50 है और मैं आप सभी को आज टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। चाहे आप नए स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं पुराने, सभी को टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आप सभी को ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से क्या लोहे का अयस्क है? क्या सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन सी किया था? हेमेटाइट जो है यह लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आज का मॉडल पेपर है, आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, उस पे ये मॉडल पेपर आया था आर्मी जीडी के लिए। हम ये बिल्कुल सेम मॉडल पेपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स ने करवा दिया है। हमारा जो आज का मॉडल पेपर है वो इसी पेपर पे आधारित है, राइट। इसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने अपने मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है और बिल्कुल आपके ऑफिशियल वेबसाइट की तरह पेपर बनाने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सभी को टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शहर गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? द सिटी गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गुवाहाटी शहर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। इन विच ईयर द द्रोणाचार्य अवार्ड वाज स्टार्टेड? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो विभिन्न खेल के कोचेस होते हैं उनको मिलता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। ऑप्शन बी, क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपके एग्जाम के लिए आंसर कर दीजिए। इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस, हां जी, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए, जो भी इसका आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं 1917, उनका आंसर करेक्ट है जी। चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाता है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी लीडर थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यह चंपारण सत्याग्रह जो है हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इन वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन है रुड़की, लखनऊ, मुंबई या फिर मैसूर। आंसर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉडल पेपर दिया है बिल्कुल उसी से रिलेटेड हमने ये आज का पेपर तैयार किया है। ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पे है? तो मैसूर में है जी। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है एकदम। आगे चलें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, कोयना बांध परियोजना किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द कोयना डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? आंसर कर दीजिए, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन का।
कोयना बांध परियोजना किस राज्य में है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? कोयना बांध परियोजना जो है यह महाराष्ट्र में है जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर। चले आगे, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। महाभाष्य की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हु कंपोज्ड महाभाष्य? पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि, भरत मुनि? जल्दी से आंसर करिए जी, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर पे चलते हैं। देखिए महाभाष्य की रचना जो है यह पतंजलि ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। योग दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रश्न लिए हैं आप सभी को पढ़ने से लग रहा है एवरी सिंगल क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी सिलेक्टेड ऐड किए हैं। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर दिया है उन्हीं से रिलेटेड ऐड किए हैं, बस टॉपिक सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां है? आंसर कर दीजिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? हुमायूं का मकबरा जो है यह आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए लाहौर में किसका मकबरा है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहां है? लाहौर में है। आपसे पूछ सकता है कि बाबर का मकबरा कहां है? तो बाबर का मकबरा जो है यह काबुल अफगानिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है अकबरा का मकबरा, अकबर्स टॉम्ब कहां पे है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश। अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुपर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, आंसर करिए। ऑप्शन सामने है, क्या आंसर करेंगे? आंसर जो भी यहां पे बी को दे रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका आंसर करेक्ट है जी। प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में पता है सभी को? प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और निर्मला सीतारमण भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भी यही है। लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सीमाओं से संबंधित। ये टॉपिक अक्सर ट्रेंडिंग में रहता है कि कौन से राज्य की सीमा भारत से लगी है या भारत के कौन से राज्य की सीमा किस देश के साथ टच हो रही है। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ये भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल की जो बेसिक जानकारी है उसका ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर करिए। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? विच ऑफ दिस स्टेट्स इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है क्या? त्रिपुरा जो है यह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। करेक्ट है सभी का। और मैंने आप सभी को बोला था कि आज की क्लास लाइव रहेगी, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से हम ये क्लासेस प्रीमियर कर रहे हैं, रिकॉर्डेड है। ठीक है, कोशिश करूंगा टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो जाए, क्योंकि लाइव मेरे लिए थोड़ा नया है, इसलिए अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। टेक्निकल टीम से बात हो रही है, लाइव जैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा हम लाइव कर देंगे क्लासेस। ओके, फिलहाल आपको पढ़ना है, आपको टेस्ट लगाना है तो टेस्ट लगाइए। आज संडे है, इसका फायदा उठाइए पूरे टेस्ट का। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? लीजिए, इसका आंसर करिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, श्री नरेंद्र मोदी या फिर तुषार मेहता? दीजिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, नीति आयोग से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। नीति आयोग तो अभी आया है, नीति आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई ये भी कमेंट करिएगा। अब पहले इसका आंसर करिए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं,
सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह बनता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहां पर, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग। योजना आयोग ये नीति आयोग से पहले था जी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। ये सभी का क्लियर है, ठीक है। इसके भी अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। परंतु 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द सेकंड गुरु ऑफ सिक्स, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव या फिर गुरु तेग बहादुर। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी क्या हैं, सिखों के पहले गुरु हैं, फर्स्ट गुरु। और गुरु अंगद देव जी जो हैं, यह आपका करेक्ट आंसर होगा, सिखों के दूसरे गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव का भी पता होना चाहिए, सिखों के 5वें गुरु हैं ये। और गुरु तेग बहादुर जो हैं, यह सिखों के 9वें गुरु हैं। ये जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं, ये सभी के सभी अपने आप में प्रश्न हैं, आपको इन सभी का आंसर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रऊफ कहां का नृत्य है, रऊफ इज द डांस ऑफ वेयर, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। आंसर जल्दी से करिएगा, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए रऊफ जो है यह जम्मू कश्मीर का नृत्य है। ऑप्शन ए, क्या सभी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं, 1784 करेक्ट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, जल्दी से आंसर करिए। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। 14 नंबर, नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है, इसका आंसर करिए जल्दी से फटाफट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड, ब्रुसेल्स, लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क। और नाटो की स्थापना कब हुई, इसका भी आंसर करिए साथ साथ। नाटो की स्थापना कब हुई, इसका भी आंसर करिए। दोनों प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऑन विच डेट कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड। कारगिल विजय दिवस, कारगिल की जो लड़ाई है यह 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चली थी। यानी कि 26 जुलाई को हमें कारगिल में विजय मिली थी, इसीलिए कारगिल विजय दिवस जो है यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। सभी ने आंसर दिया है ऑप्शन डी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चन। देखिए जब आप सभी लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो मुझे सभी का स्कोर सेक्शन वाइज चाहिए, ठीक है, कि सेक्शन ए में आपने कितने राइट किए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। अब सेक्शन वाइज स्कोर आपको याद भी रखने हैं, आपने कितने कितने राइट किए हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में सही हो रहे हैं और कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है।
ठीक है, ये जरूर कमेंट करिएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर दिया है, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल से वहां से लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। यहां पर जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। आगे देखिए, शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी। ऑप्शन सामने है, अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, जल्दी से आंसर करिए। शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 46। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर पूछता कि कितने जोड़े होते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी जोड़ी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 होती है। आगे देखिएगा 18 नंबर, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। दीजिए आंसर, जल्दी से आंसर करिए। देखिए, डिग्री में क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है आपका 310 केल्विन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सामने, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। सेल्सियस, जूल, वाट, वोल्ट। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, क्या आंसर कर रहे हो। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं, जूल। ऑप्शन बी ही राइट आंसर रहेगा, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। द डिसीज कॉल्ड एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयरन, जिंक, कॉपर। आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीमिया नामक रोग आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग मानव शरीर में होता है। सभी का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। फल में, जड़ में, पत्ती में, बीज में। व्हाट इज द प्रोसेस टू ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में इवेपोरेशन भी बोलते हैं, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन यहां पर सी जो आंसर दे रहे हैं, पत्ती, उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, वैसे तो संपूर्ण पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु मुख्य रूप से जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उनमें सर्वाधिक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। जल्दी से आंसर करिएगा। 30%, 40%, 46% या फिर 56%। दीजिए आंसर, क्या आंसर कर रहे हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है अप्रोक्सीमेट 46%। सभी का सही है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है जी। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ए और बी दोनों, या फिर हाइड्रोजन। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे। सेशन को लाइक नहीं किया है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। सेशन को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। डेली सुबह हमारी जो क्लास होती है वो होती है 10 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा जो है ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। SO2 प्लस NO2। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं 24 नंबर। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है।
विच गैस इज आल्सो नॉन एज मार्श गैस? मैग्नीज, मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फर। मार्श गैस किस गैस को कहते हैं? राइट आंसर क्या रहेगा? जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं मीथेन, उनका आंसर करेक्ट है जी। किस गैस को मार्श गैस कहा जाता है? तो मीथेन को कहते हैं। फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है, तो CH4 ध्यान रखेंगे। आगे चले, आगे है क्वेश्चन नंबर 25। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? 3%, 21%, 0.03% या फिर 0.01% आंसर कर दीजिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन सी करेक्ट है। 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट 78% के अबव में नाइट्रोजन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जल्दी करिए। हु इन्वेंटेड द रेडियो? क्वेश्चन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जितने भी आविष्कार खोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और ये टॉपिक भी आपको एग्जाम से पहले कवर करके जाना है। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जोसेफ प्रिस्टले, ग्राहम बेल, मार्कोनी। जल्दी से आंसर करिएगा। अग्निवीर बनना है तो शिद्दत से लग जाइए। ठीक है जी, अग्निवीर बनना है तो शिद्दत से लग जाइए। टाइम पास और जुगाड़ वाला काम चला गया, वो जमाना चला गया है जी। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन एग्जाम आपका 12 से 13 दिन चलेगा। ठीक है, लेवल जैसे जैसे एग्जाम आपका होता रहेगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ता रहेगा डे बाय डे। तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी है। अब कोई जुगाड़ नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहले ही आपको तैयारी करके चलनी है। फॉर्म जब निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, फॉर्म इसी महीने निकलेंगे भाई। ठीक है, आज कल परसों कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं, पर तैयारी करने का समय आपके पास ज्यादा नहीं है। 1.5 से 2 महीना ही आपको तैयारी के लिए मिलेगा फॉर्म निकलने के बाद। तो कैसे करोगे? अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसका आंसर करिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जो ऑप्शन डी को दे रहे हैं मार्कोनी, उनका राइट आंसर है जी। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक, एक और क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है जी, द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि E = mc², ये किसने दिया है? ये भी आइंस्टीन ने दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं जोसेफ प्रिस्टले पर। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है जी। ग्राहम बेल, ऑलवेज टेलीविजन का आविष्कार। चेचक किसके द्वारा होने वाला रोग है? स्मॉल पॉक्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय हुम? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं, परंतु ज्यादा समय मत लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग भी डिस्कस करना है, कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा, कोई क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। आज का जो मॉडल पेपर है ये आपका बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट है। चेचक किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं करेक्ट है। वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक के जो विषाणु हैं, यानी जो चेचक को ठीक करने के लिए जो टीका बनाया है वो किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। चले आगे, 28 नंबर प्रश्न। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? ऑप्शन है ठोस, जल, निर्वात या फिर गैस। कर दीजिए आंसर। क्या आंसर कर रहे हैं? देखिए, प्रकाश का वेग जो है यह निर्वात में सर्वाधिक होता है वैक्यूम में, क्योंकि इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, और जहां पर कोई भी माध्यम नहीं होगा वहां पर प्रकाश जो है वो रॉकेट की तरह जाता है, बहुत स्पीड में जाता है।
ठीक है। अगर हम बात करेंगे ध्वनि की, तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए, ठीक है। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर है क्वेश्चन आपका, सोने का लैटिन नाम क्या है? व्हाट इज द लैटिन नेम फॉर गोल्ड? फेरम, ऑरम, कैलियम, अर्जेंटम। दीजिए आंसर। देखिए, सोने का संकेत पूछेगा तो Au, ठीक है। लैटिन नाम क्या है? ऑरम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फेरम संकेत क्या होता है? Fe, और किसका संकेत है? लोहे का, और लोहे का लैटिन नाम फेरम है। अर्जेंटम पता है ना जी, संकेत होता है Ag, चांदी का लैटिन नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, पोटेशियम तत्व का संकेत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट पोटेशियम? कर दीजिए आंसर, सभी के बारे में आंसर करिए। अगर आपको चारों ऑप्शन क्लियर हैं तो चारों का आंसर चाहिए। देखिए, पोटेशियम तत्व का संकेत क्या है? तो यह होता है के, ऑप्शन डी। पी किसका होता है जी? पी होता है फास्फोरस, ठीक है। Fe हमने पिछला ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, लोहे का संकेत है। और W भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक क्लास में, टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत क्या है? तो W है। इतना क्लियर है? अब देखिए, जीके और साइंस कंप्लीट। सेक्शन सी है गणित का, 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। बहुत सारे विद्यार्थी मैथ में चले जाते हैं, बट एग्जाम में मैथ तो करना पड़ेगा ना, मैथ सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्यों ना मैथ सोल्व किया जाए, क्योंकि यहां पर तो कोई क्वेश्चन फंसेगा तो मैं आपको तुरंत सोल्व करवा रहा हूं साथ साथ। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आया है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सेशन को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, आंसर करिए और मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए। अगर आप वीडियो चलते चलते में भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। पर आंसर मुझसे पहले देने का प्रयास करिएगा, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा। देखिए, समीकरण आपको दे रखा है 6x - 4 इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू बतानी है। करिए जल्दी से सोल्व। समीकरण दे रखा है आपको 6x - 4 इज इक्वल टू 26, राइट। अब ये जो माइनस का 4 है, ये इधर जाके 26 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। अब मैं यहां से डायरेक्टली भाग कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से 6 हटाऊंगा तो 6 वैसे भी नीचे चला जाएगा डिवाइड में, है ना। 6 कहां चला जाएगा? नीचे डिवाइड में चला जाएगा। और 6 से हम भाग करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि x इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है जी। बताइए, सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आंसर करिए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। क्या आंसर करने वाले हैं? क्या आंसर कर रहे हो जी? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर, कर तो नहीं रहा ना, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है जी। और बोला है ए अकेला उसी काम को कर देता है 30 दिन में, ओके। अब हमको टोटल काम पता होना चाहिए, काम कितना है। तो इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है जी। 60 क्या है? टोटल यूनिट काम है। अब देखिए, अब यहां पर आगे क्वेश्चन देखिए, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, ये 5 और 2 क्या है? इनके कार्य करने की क्षमता है। ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता 5 है और ए की अकेले की 2 है। हमसे बोला है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा? टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 60 है। अब देखिए, ए की अकेले की 2 है और दोनों की 5 है, यानी कि अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो 3 बचेगा, और 3 क्या है? बी के कार्य करने की क्षमता है।
तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर आपका 20 दिन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रश्न है जी, ये गलत मत करिएगा। क्या आंसर कर रहे हो? जो ऑप्शन ए को दे रहा है न्यून कोण त्रिभुज, उनका करेक्ट आंसर है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता ही होता है वो समकोण कहलाता है। 34 नंबर देखिए। 5 लड़कियों का औसत वजन 50 केजी है। यदि उनके ग्रुप में एक और लड़का एक और आ जाता है तो औसत वजन 5 केजी बढ़ जाता है। लड़के का वजन ज्ञात करना है। भाई ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, जो भी देख रहा है ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए 5 लड़कियों का औसत वजन 50 केजी है। यदि मैं 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पांचों लड़कियों का टोटल वजन आ जाएगा 250 केजी। ठीक है जी। उनके ग्रुप में एक लड़का और आ जाता है। पहले 5 लड़कियां थी, एक लड़का और आ गया, टोटल पर्सन हो गए 6। औसत वजन 5 केजी बढ़ गया। पहले 50 केजी औसत वजन था, 5 केजी और बढ़ जाएगा तो सबका औसत वजन हो गया 55 केजी। अब 6 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 जो है इन 6 का औसत टोटल वजन आ गया है। ठीक है, हमको बोला है लड़के का वजन बताइए। अगर मैं इस 330 में से 250 को माइनस कर दूं तो डायरेक्टली आपका लड़के का वजन आ जाएगा, क्योंकि 5 का टोटल वजन लड़कियों का तो 250 है और लड़के के आने से 330 हुआ है। यानी कि 330 में से 250 को माइनस करेंगे, 13 में से 5 गए 8, 80 केजी जो है उस लड़के का वजन है। अब 80 केजी का लड़का तो नहीं होता है, ठीक है, 80 केजी का बुजुर्ग होता है जी। आगे देखिए, सभी का क्वेश्चन सोल्व है। यहां पे चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 650 रुपए की वस्तु बेचने पर दुकानदार को 100 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसको आप बिना सोल्व करे भी सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ देखने से पता लग जाना चाहिए कि मैंने कोई वस्तु 650 में बेची है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। 650 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी? 100 रुपए का। अब 650 में बेचने पर 100 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 650 में से 100 को माइनस कर दूं तो जो 550 रुपए है वो वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन बी दीजिए आंसर। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयतकार खेत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। खेत की लंबाई ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे? जल्दी से अपने कॉपी पेन पर सॉल्व करिए भाई। ठीक है, सॉल्व करिए। और छोटा कर देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है और आपको अच्छे से फिर भी दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले आपको विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण को क्या बोलते हैं जी? डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। राइट। विकर्ण देखा है आपको 15 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? यहां पे 15 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस बराबर लंबाई हमको निकालनी है, एल स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा प्लस बी आपको दे रखा है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। इतना क्लियर है? 15 का स्क्वायर करेंगे, यहां पे डायरेक्टली 15 का स्क्वायर कर देते हैं
15 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर 225 हो जाएगा। सभी को क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब ये 81 इधर जाके 225 में माइनस हो जाएगा, ठीक है। 81 इधर जाके 225 में माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एल स्क्वायर कितना आएगा जी? यहां पे आ जाएगा आपका 4, 12 में से 8 गए 4, यहां पे आ जाएगा 1। एल स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो यहां से आपका एल आ जाएगा 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 बन जाता है। कंफर्म है सभी को? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37। 600 का 15% कितना होगा? अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी का गलत होगा, सभी का सही होना चाहिए जी। सिंपल से डायरेक्ट कर लीजिए, 600 गुणा 15 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसल, 15 गुणा 6 करेंगे तो 90 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। 37 हो गया है। 38 नंबर देखिए, एक संख्या का उसके 3/5 भाग से जोड़ने पर योगफल 40 आता है, वह संख्या क्या होगी? यह इंपॉर्टेंट है जी, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करिए जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। लीजिए देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। माना मैंने वो संख्या क्या है? x है। माना जो संख्या है हमारी वो क्या है? x है, ठीक है। एक संख्या यानी कि x, उसका 3/5। अब x का 3/5 कितना होता है? 3x/5, यही होता है। अब देखिए बोला है कि एक संख्या यानी कि x और उसका 3/5 क्या होगा? 3x/5 जोड़ने पर यानी कि प्लस 3x/5 हमको कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। यही तो क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखिए, अब एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। 5x + 3, यहां पे हो जाएगा आपका 5x + 3x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40। अब ये 5 इधर जाके 40 में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आपका बनेगा कितना? 5 और 3 8x = 40। ठीक है जी, वह संख्या क्या होगी? यहां पर ऑप्शन में मिस्टेक है क्या कोई? 5 और 3, सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पर 200 आएगा, है ना। मैं भी कहूं कुछ मिस्टेक हो रहा है, कभी कभी हो जाता है। यहां पर आपका बन जाएगा 200, मल्टीप्लाई करना है हमको। अब 8x = 200, 8 से भाग कर देंगे 200 को, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, x की वैल्यू 25 आएगी, ऑप्शन सी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 39 नंबर देखिए, और इसका जो पीडीएफ है हमारी इस क्लास का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 8888 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। घटाना क्या है? 8888। बस घटाइए जल्दी से। 10 में से 8 गए 2, यहां पे 1 1 1, यहां पे आपका 9। सिंपल। कहां पर है जी? ऑप्शन सी में है। 40 नंबर आपके सामने क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? इसको तो आप आसानी से कर दीजिएगा, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान से क्वेश्चन कर देंगे। अब इसको मैं बताऊंगा आपको सपोज वाले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर 3 शेषफल आता है,
तो हमको ऑटोमेटिक वही संख्या लेनी है जिसको भाग करने पर 3 शेषफल आए। अब मैंने वो संख्या मान ली 9, ठीक है। मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं 9 को 6 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 3 शेषफल आता है, यानी कि 9 जो है बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब उस संख्या का वर्ग करना है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। उसको 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा ये बताना है आपको। 6 से कर दीजिए, 6 कम 6, ठीक है जी। यहां पे 2 और 1, 6 तिया 18। कितना शेषफल आ रहा है? 3 शेषफल आ रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सभी ने क्या ऑप्शन सी को दिया है। 41 नंबर देखिएगा जल्दी से। गुणनफल आपको दे रखा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको, जो इनका इकाई वाला नंबर है यूनिट डिजिट, बस इनको ही मल्टीप्लाई करना है, संख्या मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, बस 7 तिया 21। अब 21 का इकाई का अंक कितना है? 1 है। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। समझ गए ना? इनके भी यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए 42 नंबर, 28 व 42 के लसा व मासा का अनुपात क्या होगा? यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशो बताना है, क्या होगा? 28 और 42 संख्या दे रखी है, 28 और 42। देखिए जब भी दो संख्याएं सम हो और एलसीएम निकालना हो, ध्यान रखिएगा दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों क्या है आपका इवन नंबर है, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम या फिर इन दोनों में बड़ी संख्या होगी या फिर इस बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। तो बड़ी संख्या अगर 42 है, 28 पर 42 कैंसिल नहीं होगा। बड़ी संख्या 28 को 2 से गुणा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 आ जाएगा। 84 क्या 28 से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो हो रहा है, 3 पर जा रहा है, तो एलसीएम जो है वो कितना है? 84 है। अब बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? दोनों सम संख्याएं हैं, तो यहां तो ये छोटी वाली संख्या एचसीएफ हो सकती है या फिर इस छोटी संख्या का कोई मल्टीपल इससे छोटा, ठीक है। 28 अगर हमें एचसीएफ ले लूं तो 28 से 42 भाग नहीं होगा तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। 28 से छोटा क्या आएगा? 14 आएगा आधा करने पर, तो 14 जो है 42 को ही भाग कर देगा, 28 को ही भाग कर देगा, एचसीएफ 14 आ गया, ठीक है जी। बस आपको 84 और 14 का अनुपात निकालना है, ठीक है जी। 7 दूनी 14 और 12 7 84 है 12, ठीक है जी। फिर कैंसिल करेंगे, 6:1 आंसर आएगा ऑप्शन बी। बताइए सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है और क्या सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया है? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है जी सामने स्क्रीन पर। कितने समय में 400 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 496 रुपए हो जाएगा? समझिए इस क्वेश्चन को। मिश्रधन क्या होता है जिसको हम अमाउंट बोलते हैं? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन हमको दे रखा है कितना? 400 रुपए। मिश्रधन दे रखा है 496 रुपए, यानी कि इस 400 में अगर मैं 96 जोड़ूंगा तभी तो 496 बनेगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 96 है। इतना क्लियर है? हमको क्या निकालना है? कितने समय में, यानी कि हमको टाइम निकालना है, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ध्यान से, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी? टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई क्या होगा यहां पर? डिवाइड बाई क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट, राइट। अब सोल्व कर दीजिए, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करनी है आपको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 96 गुणा 100 करेंगे। प्रिंसिपल कितना है जी? 400 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। जल्दी से काटा पीटी करिए फटाफट से। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसल, 8 से करेंगे 12 8 96, 4 से करेंगे 4 तिया 12,
यानी कि 3 साल आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सभी ने क्या ऑप्शन बी को आंसर किया है? देख लीजिए सॉल्यूशन जल्दी से और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। घन के आयतन का फॉर्मूला, अगर मैं ए को भुजा मान लेता हूं तो ए की क्यूब क्या है जी? घन के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। ठीक, ए की क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपको 512। 512 किसका क्यूब है भाई? 8 का क्यूब है, तो यानी कि ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करिए, विकर्ण की लंबाई निकाल लीजिए। क्या होता है? √3 गुणा ए की वैल्यू 8। सीधी सी बात है, सोल्व करेंगे तो 8√3 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी दे रखा है आपको। सभी का कंफर्म है यहां पर? चलिए फिर आगे चलते हैं 45 नंबर पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है। 441 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 441। ओके, 441 का अंडर रूट क्या होगा? 21, क्योंकि हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। ए की वैल्यू आ गई 21। आप देखिए यहां पर वैल्यू पुट करिएगा, परिमाप आ जाएगा। यहां पे 4 गुणा आपको 21 कर देना है, तो कितना आएगा? 4 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर। कहां पर है? ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। कंफर्म है सभी को? चलिए यहां पर आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। सेक्शन डी के आखिरी के 5 प्रश्न बचे हैं रीजनिंग के। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट करेंगे। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यदि SAM, सैम का मतलब 19-1-13 है, सन का मतलब 192114 है, तो डे का मतलब क्या होगा? देखिए कैसे लिखा हुआ है। एस की जो प्लेस वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 19। ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, यानी कि इनकी अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर दी हुई है। ठीक है, हमको डे का मान बताना है जी। क्या बताना है? डे का मान। डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 25। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 47 नंबर क्वेश्चन है, हेलमेट अगर सिर से संबंधित है तो दस्ताने किससे संबंधित होंगे? हेलमेट सिर पर पहना जाता है, दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसमें समय नहीं मिलेगा। 48 नंबर देखिए, लीजिए इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर करेंगे यहां पर? जल्दी से इसको सॉल्व करिए। क्या लॉजिक लग रहा है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा जी, क्या लॉजिक लग रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है? 2 दूनी 4 गुणा 2, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48, तो 48 गुणा 5 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, तो यहां पे 240। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। बताइएगा। 49 नंबर पे चलते हैं। आपके सामने है आज का सेकंड लास्ट। ठीक है, सॉल्व करिए। यहां पर कौन सी संख्या आएगी? सॉल्यूशन करिए। देखिए 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23, घटता जा रहा है। ठीक है, अब 23 में हम क्या करेंगे? +3 करेंगे, तो 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी
कंफर्म है सभी को? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे संडे स्पेशल मॉडल पेपर का। आंसर करिए कि यदि स्टेट को TUBUF लिखते हैं, ऑफिस को कैसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए +1+1+1, ठीक है। S के बाद T आता है, T के बाद U, A के बाद B, T के बाद U, E के बाद F। +1+1 का लॉजिक, ठीक है। O के बाद क्या आता है? P, F के बाद G, F के बाद G, I के बाद J, C के बाद D, E के बाद F, PGGJDF कहां पर है? ऑप्शन डी में अवेलेबल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये था आपका आज का पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है और इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज सभी को स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।